की बड़ी बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीएससी की बैठक में बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चाओं के लिए 10-10 घंटे के समय पर सहमति। केवी सुब्रमण्यम का बड़ा बयान, पीएम मोदी पिछले 6 सालों से किसानों की आमदनी पर 2,505 रुपए की बढ़ोतरी करेंगे। पीएम मोदी पर टिकैत का पलटवार, तिरंगा सबका है सिर्फ उनका नहीं, जिसने अपमान किया उसको पकड़ो। पीएम मोदी का बड़ा बयान, संकट के समय आत्मनिर्भर भारत दुनिया की सबकी सेवा कर रहा है। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली अपोलो अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज। सीएम योगी आज पल्स पोलियो कार्यक्रम में करेंगे शुभारंभ। किले में तब्दील हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, रातों रात की गई 12 लेयर की बैरिकेडिंग। सीएम नीतीश वोटों ने रोकी एनडीए मीटिंग में चिराग की एंट्री। हरियाणा के हर ब्लॉक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी निकालेगी शांति मार्च, किसानों के समर्थन में 3 से 5 फरवरी तक कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में किसान आंदोलन के हाल से घटनाक्रम पर चर्चा होगी। आपको बता दें, बैठक में मंगलवार सुबह 11 बजे पंजाब भवन में होगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठकुराला ने ट्वीट कर दी। हालांकि सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से दल लेंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वही आपको बता दें, पंजाब कैबिनेट की बैठक 1 फरवरी को बुलाई गई है। इस बैठक में पंजाब सरकार की एक तरफ से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैठक शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आपको बता दें, इसका एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। अब दूसरी खबर विस्तार से। संसद के बजट सत्र का पहला चरण अब यानी कि 15 फरवरी की बजाय 13 फरवरी को ही संपन्न हो जाएगा। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उनका कहना है कि ऐसा करने पर भी कामकाज के कुल दिनों की सुर्खियां और संख्या समान रहेंगी। बता दें, लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चाओं ज्यादा गर्म है। इस बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने इस पर सहमति जताई कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को पूरा हो जाना चाहिए। वही आपको बता दें, निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से आरंभ होकर 15 फरवरी को पूरा किया जाएगा, या फिर पूरा हो रहा था। अब पहले चरण की आखिरी बैठक 13 फरवरी को हो सकती है। वही आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दौरान भी सदनों की बैठक शनिवार और रविवार को हुई थी। वही आमतौर पर शनिवार और रविवार को सदन की बैठक नहीं होती है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों दिनों पर अवकाश रहता है। संसद के बजट सत्र का दूसरा और अंतिम चरण 8 मार्च से आरंभ होकर 8 अप्रैल तक संपन्न होगा। वही सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की कार्य की मंत्रालय समिति ने यह भी फैसला भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया है। वही चर्चा 2, 3 और 4 फरवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली वित्तीय लाभ की अलग किस्त जारी कर सकते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री कार्यकाल से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी 9 करोड़ से ज्यादा अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में करीब 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर सकते हैं। यानी कि बयान में यह भी कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके मुताबिक पीएम किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा कर सकते हैं। वहीं इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में 2,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाती है। ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर किसान 3 कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, सरकार का दावा है कि ये 3 कानून किसानों के हित में है। वही 25 फरवरी को यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भी 25 दिसंबर को यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भी किसानों से फिर संवाद किया। इस बारे में अवध के किसानों के पीएम मोदी ने नए कृषि कानून की खूबियां भी बताई है। आपको बता दें, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी भी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2,500 किसानों के चौपाल के साथ जोड़े थे। वही आपको बता
बता दें कि भाजपा पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर किसान के संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार किसानों से जुड़ेंगे। वही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। अकेले अवध में 377 जगह होंगे, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश में 2500 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम स्थापित किए जाएंगे। अब चौथी खबर विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को लाल किले की घटना पर पूरा दुख भी जताया। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। राकेश के साथ फिर से बातचीत होने को लेकर तैयार भारतीय किसान यूनियन के नेता ने कहा कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि कल शाम को राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान को ना तो कमजोर होने की जरूरत है और ना ही हताश होने की जरूरत है। किसानों का मनोबल गिराने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया था और लगातार रचा जा रहा है, जिससे किसान अब निकल चुके हैं। किसानों का मनोबल कम कभी नहीं होगा, किसान लगातार आंदोलन पर रहेंगे। वही किसान अपनी लड़ाई को पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे। इस लड़ाई में किसान की हार नहीं होगी, बल्कि किसान जीत कर वापस जरूर लौटेगा और 3 नए कृषि कानून वापस जरूर लिए जाएंगे। अब पांचवी खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी का साल भर मजबूती से मुकाबला करने के बाद भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। लेकिन अब इस सबके बीच 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई घटना से देश बहुत ज्यादा दुखी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के अपने मौसिक रेडियो कार्यक्रम पर मन की बात की 77वीं कड़ी को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत आज आत्मनिर्भर हो गया है और भारत जितना सक्षम होगा उतना ही अधिक दुनिया को लाभ होगा, यानी कि उतना ही अधिक दुनिया में इसकी वाहवाही होगी। नए साल में जनवरी के महीने के दौरान मनाए गए पर्व और त्योहारों के साथ अन्य घटनाएं और कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत ज्यादा दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाए और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन शानदार परेड का भी जिक्र किया। आपको बता दें, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रीलंका में मिली जीत का भी उल्लेख किया है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में हुए संबोधन और पद्म पुरस्कारों की घोषणा का भी उल्लेख किया। जाहिर सी बात है, इसकी उल्लेखन ज्यादा हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में से ये लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया और अपने कामों से किसी का जीवन जो है वो बदला है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे मोदी ने कहा कि यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनजान चेहरों पर पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश के कुछ वर्षों पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी जाएगी। वहीं कोरोना के खिलाफ भी चल रहे देशव्यापी टीकाकरण अभियान को लेकर इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि संकट के समय भी पूरी दुनिया एक साथ खड़ी थी। संकट के समय भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा था क्योंकि आज वो दवाओं और टीका को लेकर निर्भर है पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान के भी है और इसके तहत आती है। भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतनी ही अधिक लाभ दुनिया को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि सिर्फ 15 दिन में करीब भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण कर चुका है। वहीं अब अमेरिका जैसे समृद्ध देश को भी इसी क्रम में और इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को करीब 36। अब छठवीं खबर विस्तार से। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को आज अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आपको बता दें, वो कई दिल से बीमार चल रहे थे। इस महीने में उनकी दूसरी एंजियोप्लास्टिक हुई है। आपको बता दें, अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत एकदम से ठीक हो गई है और मतलब सही हो गई है। 27 जनवरी को सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। आपको बता दें, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां ये क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किए गए थे। आपको बता दें, इसके बाद पूर्व भारतीय कप्तान की गुरुवार को दूसरी एन्कोलॉजिस्ट की गई थी। उनके दिल की धमनियों में 2 स्टेंट भी लगाए गए हैं।
वही डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन उन्हें घर में ही रहना पड़ेगा, उन्हें आराम करना पड़ेगा। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ी थी, इसके बाद आज उनकी तबीयत लगातार ठीक है और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य संबंधी कई नियमों का सख्ती से पालन भी करना होगा, जिनमें खान पान मुख्य रूप से शामिल है। इससे पहले सौरभ गांगुली को इस महीने की शुरुआत में ही 2 जनवरी को जिम करने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें वुडलैंड्स अस्पताल में आपको बता दें भर्ती कराया गया था। बता दें आपको कि वो 5 दिन तक अस्पताल में रहे थे। अब सातवीं खबर विस्तार से। पल्स पोलियो अभियान रविवार को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिफरेंट अस्पताल में अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें सुबह करीब 10 बजे शिशु को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की गई। वही आपको बता दें कि अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार देर रात तक शाम तक पूरी कर ली है। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। वही डिफरेंट अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी इसको लेकर लगातार वार्ता कर रहे हैं। डॉक्टर सुधा वर्मा ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभियान की शुरुआत की जाएगी। वही आपको बता दें कि प्रदेश में पोलियो अभियान के तहत करीब 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को दवा पिलाई गई है। वही परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर महानिदेशक डॉक्टर राकेश दुबे के मुताबिक 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। यहाँ माताएं शिशु को लेकर दवा भी पिलाई जा सकती है। वही आपको बता दें कि छोटे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दवा पिलाएगी। वही इसके लिए 69,000 की टीमें भी लगातार बनाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। अब 8वीं खबर विस्तार से। गणतंत्र दिवस के में हुई हिंसा के बाद ऐसा लग रहा था कि पिछले 2 महीने से जारी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, यानी कि आंदोलन थम जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत मोर्चा एक तरफ से संभाल रहा और आज इसका परिणाम ये है कि गाजीपुर पर एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है कि लगातार किसान वहाँ पे तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। अपने 65वें दिन भी गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि नई कानून के विरोध में चल रहे अभियान को लेकर लगातार किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत ने हल्ला बोला है, वहां पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके खिलाफ देश के अन्नदाताओं का प्रदर्शन जारी है। कल रात से एक बार फिर से पुलिस ने बड़ी तादाद में बैरिकेडिंग कर दी है। जी हाँ, आज रविवार को गाजीपुर बॉर्डर किले में तब्दील हो चुका है। किले में तब्दील हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। रातों रात की गई 12 लेयर की बैरिकेडिंग इसमें की गई है। वही पुलिस ने ये बैरिकेडिंग किसानों की उमड़ी भीड़ को देखकर किया है। वही आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुट गए हैं। इसको देखते हुए जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो वही NH-24 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बैरिकेडिंग के साथ साथ कटीले तार भी वहां पर लगाई गई है ताकि किसी तरह का हिंसा न हो। वही पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पुलिस के जवान भी तैनात है। NH-24 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब 9वीं खबर विस्तार से। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग में न जाने से एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें इसकी वजह उनकी आवश्यकता बताई गई है। आपको बता दें लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मीटिंग में शामिल नहीं हुए या फिर उन्हें बैठक में शामिल होने से रोका गया। दरअसल इस सवाल के उठने के पीछे की वजह यह भी है कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए में घमासान है और ये मामला शांत होता दिख नहीं रहा है। वही आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी भेजा गया था। केंद्रीय कार्यालय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से लगातार बोला जा रहा था, लगातार उन्हें बैठकों के लिए बोला जा रहा था, उन्हें निमंत्रण भेजा जा रहा था, वही बैठक में शामिल भी होने वाले थे। लेकिन चिराग को आमंत्रण की बात सुनकर बिहार में लगातार खींचतान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुमार नाराज हो गए हैं। जेडीयू और बीजेपी के सूत्रों में यह भी खबर है कि नीतीश की नाराजगी के चलते बीजेपी और आलाकमान की ओर से चिराग पासवान को फोन करके कहा गया है कि वो इस बैठक में फिलहाल दूर है। आपको बता दें चिराग पासवान ने अपने अधिकतर भाषाओं में सीएम नीतीश कुमार के लिए लगातार विकास कार्यों के दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े करते नजर आए हैं, लगातार सवाल उठाते नजर आए हैं। यहाँ तक कि कई बार उनकी वाणी में अत्यधिक तल्खी भी दिखी। कई बार तो उन्होंने बीजेपी एलजेपी की सरकार बनने पर भी लगातार सीएम नीतीश कुमार को जेल की सलाखों के पीछे भेजे तक की बात कह डाली थी। लेकिन इसके बाद से दिल्ली से लेकर पटना तक के राजनीतिक गलियारों में उनकी आवाज तेज होने लगी। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी और लोजपा के संबंध को लेकर अक्सर चर्चा भी होती थी। हालांकि बिहार चुनाव में लोजपा जिस इरादे से उतरी थी उसमें काफी हद तक वो कामयाब रही। दरअसल उनके सबसे ज्यादा करीबी नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान पहुंचाया और जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत पाई। इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही थी कि लोजपा ने अपने अधिकांश उम्मीदवार वहां उतारे जहां जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके।
अब 10वीं खबर विस्तार से। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के समर्थन में 3 से 5 फरवरी तक राज्य के हर ब्लॉक में शांति मार्च का आयोजन कर लोगों से भाईचारे बनाए रखने की अपील की जाएगी। आपको बता दें, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए दिखाई दे रही है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किसानों को देशद्रोही साबित करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो लगातार नाकामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग किस तरह से खुद को देशभक्त कहते हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि किसानों के परिवार ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। उनके परिवार के सदस्य आज भी सीमाओं पर डटे हुए हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।